सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। कल 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें उन्होंने एससी एसटी का जो रिज़र्वेशन है, उसको उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात कही गई है। तो हम आज उसी केस को लेके चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये केस है, क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और क्या इस निर्णय के अंदर बात कही गई। हालाँकि जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये फैसला जो है, इसका निर्णय एक अपने जनवरी 2024 में हो गया था। फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे कल पब्लिश कर दिया गया है। तो हम लोग उस को लेके बात करेंगे कि इसके अंदर इसके तहत क्या हो सकता है बदलाव। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एससी एसटी आरक्षण में हो सकता है बदलाव। अब ये अपन कह रहे हैं कि हो सकता है, होगा कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, जिसको लागू करने का काम हमेशा सरकारों का होता है। अगर सरकार की मंशा है तो इसको लागू किया जाएगा, अगर सरकार की मंशा नहीं है तो इसको एज इट लागू नहीं किया जाएगा। हो सकता है सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर सकती है। लेकिन जैसा कि अपन ने कल देखा कि सरकार के जो तर्क थे, जैसा सरकार केंद्र सरकार चाह रही थी, उसी के अनुकूल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो अपन ये उम्मीद अभी नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं कह सकते हैं कि सरकार इसको चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने के जो एडवोकेट द्वारा तर्क रखे गए, उसी के ही अनुकूल ही तो फैसला आया है। तो अपन पहले तो अपन ये जानना चाहे कि इसको अपन इस प्रकार से देखते हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये बेंच है, 7 न्यायाधीशों की बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे। और इसके अंदर अन्य न्यायाधीशों की संख्या 6 थी। कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है इस बेंच में 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ थी, जिसने ये फैसला 6-1 से दिया है। तो इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और इस फैसले के पीछे क्या पृष्ठभूमि है। ये विवाद कब से शुरू हुआ था, क्या ये विवाद था, उसके बाद में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक पहले का ऐसा फैसला था, आज से आप समझिए कि 20-22 साल पहले का एक फैसला, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही कल बदल दिया, उसको पलट दिया। तो अपन लोग उसकी भी चर्चा करेंगे कि वो क्या केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और अभी क्या फैसला दिया है, उससे क्या हो सकता है। उसके बाद में फैसले के औचित्य अपन अपने हिसाब से भी उस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक छोटे से सेशन के माध्यम से कल के फैसले के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। तो हम सबसे पहले तो चलते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, रिजर्वेशन जो है, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन जो है, वो मूल रूप से संविधान जब आरंभ हुआ तब से ही दिया जा रहा है, 1950 से लागू है। हालांकि ओबीसी का आरक्षण बाद में दिया गया, जिस पर अपन मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया। उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला इंदिरा साहनी बाद आता है, जिसने ओबीसी के अंदर क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर को विभाजित किया था। तो ओबीसी आरक्षण पर ज़्यादा अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये वाद आरंभ होता है 1975 में, जब पंजाब सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के 25% आरक्षण में 2 समूहों में उसको विभाजित कर दिया गया। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1975 की बात है ये। 1975 में पंजाब सरकार द्वारा एससी कम्युनिटी जो है, अनुसूचित जाति की अगर अपन बात करें, तो पंजाब में अनुसूचित जाति को 25% आरक्षण था। इसको थोड़ा समझना अपने को बहुत जरूरी है कि अनुसूचित जाति को पंजाब सरकार में 25% रिजर्वेशन जो था, उसको पंजाब सरकार ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो जो वाल्मीकि संघ, एक को रखा गया वाल्मीकि संघ,
आधा इसको दे दिया गया वाल्मीकि और मजहबी जो सिख थे उनको, और आधा पूरी अलग कैटेगरी के लिए। तो 12.5% इनके लिए और आधा 12.5% अन्य जो एससी के लोग थे उनको लिए। कहने का मेरा मतलब है कि पहली बार पंजाब सरकार द्वारा ये कर दिया गया कि अनुसूचित जाति को विभाजित कर दिया गया। हालांकि संविधान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को एक ही समूह माना गया है, उसके अंदर किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा मैंने कहा कि 1975 में इस प्रकार का एक बदलाव करके और दो अलग अलग भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। हालांकि ये व्यवस्था कई साल तक चलती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है, ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश। तो इस केस को भी समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आने वाले समय में आपसे पूछा जाएगा। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद, आंध्र प्रदेश वाद, ये बात 2004 की है। और इसमें अपन बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें 5 न्यायाधीशों की एक पीठ थी, 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक फैसला सुनाया गया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे संतोष हेगड़े, भारत के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे संतोष हेगड़े। तो याद रखना कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, संतोष हेगड़े। तो अपन इसकी इसलिए चर्चा कर रहे हैं, मैंने कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ के द्वारा ये एक बात कही गई कि जिस प्रकार पंजाब सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, कुछ अन्य राज्यों में एक अनुसूचित जाति समूह को अलग अलग उप वर्गीकरण जो इसका किया गया है, सब कैटेगरी में विभाजित किया गया, ये असंवैधानिक है, अवैध है कि इस प्रकार से आप एक अनुसूचित जाति एससी या फिर अपन बात करें कि एसटी को विभाजित नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक समूह है और एक ऐसा समूह है जिसके अंदर समरूपता होती है, तो इसको अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसके विभाजित को अवैध घोषित कर दिया गया कि आप इसका विभाजन नहीं कर सकते हैं, इसका उप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। ये बात अपन कर रहे हैं 2004 के बाद में। हालांकि उसके बाद में मैंने कहा कि क्या होता है कि पंजाब सरकार 2006 में फिर नियम बनाकर इस प्रकार के प्रावधान करती है, लेकिन 2010 में पंजाब का हाई कोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देकर उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। इसके बाद में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और राज्यों के भी केस आते हैं, उनको सभी को क्या है कि संकलित कर लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की ही एक 7 न्यायाधीशों की पीठ गठित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता आप लोग देखिए, अपन बात कर रहे थे, ये 7 न्यायाधीशों की एक पीठ थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे DY चंद्रचूड़, जो भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश। अपन बात कर रहे हैं कि किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को क्या उप समूहों में विभाजित कर सकते हैं क्या? जैसा कि अपन चलते हैं, एक बार बात करते हैं, ओबीसी की बात करें। ओबीसी एक समूह माना गया, उसको रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन इंदिरा साहनीवाद में ये कहा गया कि ओबीसी के अंदर सभी लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो 2 भागों में उसको ओबीसी को विभाजित कर दिया, एक क्रीमिलियर, एक नॉन क्रीमिलियर। अब बात अपन वही कर रहे हैं कि क्या इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को भी विभाजित कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि ये जो फैसला पहले अपने अभी पढ़ा, अपन बात कर रहे थे कौन से फैसले की, ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश वाद 2004। इसने कहा कि इस प्रकार से विभाजित करना अवैध है, विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसके बाद में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है, लंबे समय तक इसकी हियरिंग होती है और अंततः 1 अगस्त 2024 को कल के दिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आता है। अपन बात कर रहे हैं कि इस केस का क्या फैसला रहा। तो अपन ने ये इसकी पृष्ठभूमि की बात की, अपन अभी इसमें बात करेंगे कि इस केस का सुप्रीम कोर्ट का इस पीठ का क्या फैसला है। अपन बात करते हैं कि फैसला क्या आया इसका। तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी कि ये पीठ जो है 7 न्यायाधीशों की पीठ थी, न्यायाधीशों की पीठ।
इसमें जो निर्णय ये आया है वो 6-1 में आया है। निर्णय के पक्ष में 6 न्यायाधीश थे और 1 न्यायाधीश निर्णय के विपक्ष में थे। तो अपन उनकी बात हालांकि बाद में करेंगे, पहले अपन बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि 1 न्यायाधीश जो हैं उन्होंने अपना मत 6 न्यायाधीशों से भिन्न रखा और इस फैसले के विपरीत में रखा। तो उनका क्या लॉजिक है वो अपन बाद में बात करते हैं। अपन कहते हैं कि इस पीठ में जो निर्णय दिया गया, ये निर्णय मैंने कहा कि जनवरी 2024 में सुरक्षित रख लिया गया और इसको जो है 1 अगस्त को ये सुनाया गया। 1 अगस्त 24 को ये एक तथ्य हो सकता है, परीक्षाओं की जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा तथ्य है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है, आपसे पूछा जा सकता है। अध्यक्षता DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। तो ये बात हो गई, एक तथ्यात्मक जानकारी हो गई। कल जो जैसा कि निर्णय आया, अभी तक हालांकि निर्णय के बारे में पूरा स्पष्टीकरण नहीं हुआ, निर्णय अंग्रेजी में आया, लेकिन विभिन्न व्याख्याकारों के द्वारा जब उसकी व्याख्या की गई तो ये जानकारी निकल कर आई कि इस निर्णय को बदल दिया गया। ईवी चुनोय बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद को पलट दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया, पुराने फैसले को पलट दिया, जिसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अपने आप में एक समूह है, उसका उपवर्गीकरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसको बदलकर इन्होंने ये, सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात कही कि अनुसूचित जाति SC व ST का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। तो अब अपन कह सकते हैं कि इसका उपवर्गीकरण किया जा सकता है। हालांकि 7 न्यायाधीशों में से 4 ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने ये बात की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमीलियर नॉन क्रीमीलियर भी किया जाए। हालांकि आप समझ लेना कि इस पीठ का कोई फैसला ऐसा नहीं है, इसका सार्वजनिक या अपन कहे कि सर्वसम्मति से ऐसा कोई फैसला नहीं है कि इसमें क्रीमीलियर और नॉन क्रीमीलियर बनाई जाए। सभी लोग अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि 4 न्यायाधीशों ने इसकी बात कही है, अपने फैसले में कहा है, उन्होंने लिखा है स्पष्ट तौर पे कि SC ST में भी क्रीमीलियर नॉन क्रीमीलियर हो सकते हैं, लेकिन फैसला जो सुनाया उसमें क्रीमीलियर नॉन क्रीमीलियर की बात फैसले में नहीं की गई है। फैसले में जो बात की गई है वो आप ध्यान रखें कि SC और ST का उपवर्गीकरण हो सकता है। उपवर्गीकरण को अपन समझें तो उपवर्गीकरण का मतलब ये हो गया कि SC और ST के अंदर आंकड़ों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों को आंकड़ों के आधार पे ये तय करना चाहिए, ये सत्यापित करना चाहिए कि कौन किस इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंदर कौन सा ऐसा उप वर्गीकरण है, उपजाति है जिसका विकास सही नहीं हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं है। हम कह सकते हैं कि जिनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व उचित नहीं है, उनको अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब इस उपवर्गीकरण में क्या कर सकते हैं कि ये मैंने कहा कि आंकड़े प्रकाशित करेंगे, आंकड़े निकालेंगे सरकारी, और आंकड़ों में ये तय करेंगे कि कौन सी जाति है जिसका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि प्रतिनिधित्व कम है और किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, ये बात हो गई। अब क्रीमीलियर नॉन क्रीमीलियर को आप लोग समझेंगे तो इसमें यह होता है कि ओबीसी में जो लोग, ये वर्तमान में आप ध्यान रखना कि SC और ST में इस प्रकार का प्रावधान कोई लागू नहीं है। ये क्रीमीलियर नॉन क्रीमीलियर की व्यवस्था जो है अभी ओबीसी पर है। किस पर लागू है? ओबीसी पर। ओबीसी में ऐसा होता है कि क्रीमीलियर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इस क्रीमीलियर को। हालांकि इसमें निर्धारित आय है 8 लाख रुपए से अगर ऊपर आए हैं तो क्रीमीलियर माना जाएगा, परतदार माना जाएगा। इसका मतलब उस ओबीसी के वर्ग ने उसका फायदा, उस व्यक्ति ने फायदा ले लिया है तो उसको वापस फायदा आरक्षण का नहीं दिया जाए। ओबीसी में आरक्षण का फायदा सिर्फ किसको दिया जाता है? नॉन क्रीमीलियर को। तो ये एक बात हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा नहीं कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में अगर कोई ऐसी जाति है जिसका सरकार में प्रतिनिधित्व ज्यादा है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं कही। ऐसा कहा गया है कि इसका उपवर्गीकरण करें,
और ये आंकड़ों पे होना चाहिए, सत्यापित प्रमाणिक आंकड़ों पे होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि अगर किसी जाति का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है तो उनके लिए इसके अंदर उप समूह के माध्यम से व्यवस्था कर सकते हैं। हम इसको इस प्रकार से समझे, माना कि अपन बात करें कि एससी का एसटी का अभी केंद्र में जो आरक्षण है 7.5% है, अब टोटल 7.5 है। अब एसटी की जातियों को देखा जाए, कोई अगर ऐसी जातियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है तो उनको अलग से आरक्षण दे सकते हैं। इसी के अंदर 3% जैसे दे दिया, माना कि इसी के अंदर 4% दे दिया। इस प्रकार का आप उप समूह बना सकते हैं। उप वर्गीकरण का मतलब हुआ कि एक एससी एसटी को समूह माना जाए तो उसमें उप समूह बनाकर उनके लिए अलग से विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि ओबीसी के अंदर एमबीसी बना दिया गया कि ओबीसी में भी कुछ एमबीसी की जातियां जो हैं उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, तो एमबीसी को ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। जैसे ओबीसी में अगर 27% आरक्षण है तो इसका कुछ भाग किसको दिया जाए, एमबीसी को। ये जस्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला एससी और एसटी के लिए ठीक वैसा ही है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम जो है इस प्रकार का उप वर्गीकरण का काम जो है ये अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाएगा। इसने कहा कि उप वर्गीकरण करने का काम जो है ये किसको दिया जाएगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने हिसाब से इस प्रकार का उप वर्गीकरण कर सकती है। अब राज्य सरकार को करना कैसे है, मैंने कहा कि प्रकाशित आंकड़ों के आधार पे, प्रकाशित व प्रमाणित आंकड़ों के आधार पे। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से कोई राज्य सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वोटों के लिए इस प्रकार का उप वर्गीकरण नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि प्रकाशित व प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार होगा। पहली बात, आंकड़ों के अनुसार। हालांकि अब कई विद्यार्थी कल से पूछ रहे कि एससी एसटी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। मैंने कहा कि समाप्त करने की इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि एससी के अंदर, एसटी के अंदर ही किसी समूह का प्रतिनिधित्व कम है तो उसको अलग माना जाए, पूरा एक समूह किसी को नहीं माना जाए। हालांकि इस पर अपन व्यवहारिक थोड़ी धरातल की बात अभी करेंगे। तो मैंने कहा कि प्रकाशित प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार होना चाहिए। राज्य सरकार इसका कोई मैंने कहा कि वोट बैंक के अनुसार इसका उपयोग नहीं करे, वोट बैंक अनुसार इसका दुरुपयोग नहीं करे। तो दूसरी बात ये भी है, इसमें दुरुपयोग नहीं करे। और इस प्रकार का मैंने कहा कि वर्गीकरण जो किया जाएगा, उप वर्गीकरण, उसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार का उप वर्गीकरण 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। तो समानता के अधिकार की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से मैंने कहा कि वांछित अगर वर्गीकरण, हमने मूल अधिकारों में पढ़ा था कि वांछित इस प्रकार का औचित्यपूर्ण अगर वर्गीकरण करती है तो फिर सरकार, मैंने कहा कि भेदभाव नहीं कर रही है। हालांकि ये अब तक तो ऐसे था कि बाकी को अलग मानकर एससी एसटी को अलग माना चाहिए, लेकिन कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा कि एससी एसटी जो है ये एक समरूपता वाले समूह नहीं है। एससी एसटी जो समूह है उसमें समरूपता नहीं है। समरूपता का मतलब एससी और एसटी के अंदर जो लोग हैं वो सब समान नहीं है। एससी एसटी में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपने को उच्च जातियों की तरह मानती हैं और दूसरी जातियों से भी छुआछूत करती हैं। कहने का मतलब कि एससी के सभी लोग अपने को समान नहीं मानते हैं, और ये हम धरातल पर देखते भी हैं कि एससी की सभी जातियां एक जैसी नहीं है, न एसटी की है। एससी एसटी की जातियां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये बात, कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि कुछ राज्यों के अंदर अनुसूचित जाति के अंदर आने वाली जातियां दूसरी अनुसूचित जाति की जातियों से भेदभाव करती हैं, छुआछूत रखती हैं। तो अपन इस समूह को समरूपता वाला समूह नहीं कह सकते हैं, इसीलिए अपन इसका उप वर्गीकरण कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले में क्लियर हो गया। तो अपन बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला जो आया, मैंने कहा कि फैसले में मोटे तौर पे अपन कह सकते हैं कि एससी एसटी को एक समूह नहीं माना जाए, एक समरूपता वाला, समानता वाला मैंने कहा समूह न मानकर इसका उप वर्गीकरण किया जाए। इसमें भी ये देखा जाए कि कौन से वर्ग जो हैं जिसका प्रतिनिधित्व बहुत कम है उनको अलग से आरक्षण देना, उसी कैटेगरी के अंदर
अन्य आरक्षण से नहीं दे सकते, अन्य पदों से नहीं, उस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन कोटा है उसी के अंदर ही आरक्षण दे सकते हैं। ये बात जैसे अपन इसको उदाहरण में समझे कि ओबीसी के अंदर एमबीसी, हालांकि क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल शब्दों का प्रयोग जरूर किया 4 न्यायाधीशों ने, लेकिन स्पष्ट तौर पे फैसले में इस बात को मैंने कहा नहीं कहा गया कि इसे लागू किया जाए इसके लिए। तो अभी तक क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल को लागू करने की बात नहीं है। अभी अपन एक ऐसे ही चर्चा करें कि अंतिम जो अपना एस्पेक्ट है कि अपन बात करें फैसला जो आया इसका क्या औचित्य है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम कई उदाहरणों के माध्यम से इस बात को देख सकते हैं कि हम गांव और शहर की अनुसूचित जातियां जनजातियों को ले सकते हैं कि गांव के अंदर रहने वाली एक एससी की जातियां, एक शहर के अंदर रहने वाली, उसमें आपको रात दिन का फर्क लगेगा। आप धरातल पर देखेंगे, मैं देखता हूं कि गांव के अंदर अनुसूचित जाति की 500 तक की अगर आबादी है, ऐसे कई गांव मैंने देखे हैं जिसमें 10 लोग भी ग्रेजुएट नहीं हो पाए हैं। और दूसरी तरफ अगर अपन देखें कि एससी एसटी की कई ऐसे परिवार होंगे कि एक ही परिवार के अंदर 4-4, 5-5 आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस प्रकार से अगर हो रहा है कि एक परिवार के अंदर 4-5 आईएएस अधिकारी, वो अगर एससी एसटी का लाभ उतना ही ले रहे हैं जितना वो गांव का दिहाड़ी मजदूर का बेटा ले रहा है, तो फिर वो समरूपता वाली बात नहीं रहती है। वो वही असमानता हो गई जो संविधान लागू होने के समय स्वर्ण जातियों और अनुसूचित जाति जनजाति में थी। तो हम इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये फैसला जो है, इस फैसले की औचित्यता इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि एससी एसटी एक समरूपता समूह हमारे अनुसार नहीं है। हालांकि इसके अंदर कुछ समानता हो सकती है, लेकिन पूर्णतया ये समरूपता समूह नहीं है। हम देख सकते हैं कि कई ऐसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां आज भी उतनी ही बैकवर्ड है जितनी संविधान लागू होने के समय थी, और कुछ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के समूह जो हैं वो इतने विकसित हो गई है जातियां कि वो स्वर्ण जातियों से कई गुना आगे चली गई हैं। तो इसी कारण से अपन बात कर रहे हैं कि ये जो फैसला सुनाया गया ये एससी एसटी में, हालांकि इसमें क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर का प्रावधान करे तो और भी मैं कहता हूं बेस्ट है कि वास्तव में तो यही होना चाहिए कि एक क्रिमिलियर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में परतदार हैं, दूसरे नॉन क्रिमिलियर। हालांकि इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मैंने कहा कि कुछ समूहों का इसमें उपवर्गीकरण तो करना ही चाहिए जिसके आधार पे उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। क्योंकि देखो आरक्षण की व्यवस्था जो है इसका उद्देश्य यही होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धारा से बिल्कुल कटा हुआ हो, मुख्य धारा से बहुत दूर तक हो, उसको मुख्य धारा के पास लाना इसका उद्देश्य होता है। अगर इतने साल में मैंने कहा कि एससी एसटी के रिजर्वेशन की लागू होने के बाद में अगर कुछ जातियां अभी भी वंचित है, तो इसका मतलब है कि आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की संरचना में किसी न किसी प्रकार के मौलिक बदलाव की आवश्यकता है, जो कल के फैसले में हमें दिख रही है। कि कल का फैसला हमें यही बता रहा है कि सरकारें तो मैंने कहा कि अपने वोट बैंक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बड़े फैसले नहीं ले पाती हैं, लेकिन जब जब इस प्रकार की आवश्यकता होती है तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो लोगों की अधिकारों की रक्षा करता है, जो संविधान की रक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला अहम ऐसे हो सकता है कि अगर राजनीतिक दल, राज्य सरकारें सारे मैंने कहा कि इन चीज़ों से, वोट बैंक से ऊपर उठकर, वोट राजनीति से ऊपर उठकर अगर सोचें तो उन अनुसूचित जाति, उन अनुसूचित जनजातियों का भी विकास हो सकता है जो आज भी हाशिए पर हैं, जिनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है। मैंने कहा तो ऐसे में अपन बात इसी की कर रहे हैं। हालांकि इसमें 2 आर्टिकल को आप ध्यान में रखना कि एक आर्टिकल 14 मैंने कहा कि इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। तो वैसे क्या होता है कि एससी और एसटी की जातियां जो हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद 341 इसका आर्टिकल होता है, और ये करने का काम अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन राज्य स्तर पर राज्य सरकार ये काम कर सकती है, इसलिए ये माना गया कल के फैसले में बहुमत से कि आर्टिकल 14 का न तो उल्लंघन है, जो समानता की बात करता है, तो ये समानता अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि आर्टिकल 341 का भी उल्लंघन नहीं होगा कि अगर इस वर्गीकरण में राज्य सरकार ही अगर भाग ले तो। लेकिन एक न्यायाधीश, अपन चलते हैं वापिस न्यायाधीशों पर। मैंने कहा कि ये फैसला जो है 6-1 में आया, और इसमें एक न्यायाधीश जो है अपन बात करते हैं बेला एम त्रिवेदी। ये न्यायाधीश इनके फैसले से सहमत नहीं है, इन्होंने इसके विपरीत फैसला दिया, और इन्होंने फैसला इस आधार पे दिया
कि अनुच्छेद 341 ये बात करता है कि एससी और एसटी का निर्णय का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति का। ऐसे में इन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती है, राज्य सरकार इस प्रकार का कोई फैसला नहीं ले सकती है। तो इसी कारण बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार देना असंवैधानिक है, इसलिए मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। बाकी के हम अगर 6 न्यायाधीशों की बात करें तो एक तरफ थे, 6-1 में ये फैसला हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि 7 न्यायाधीशों की पीठ इसलिए गठित की गई, इससे पहले की जो पीठ थी ईवी चिनोया बनाम आंध्र प्रदेश, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 5 थी। और ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला बदलने के लिए बड़ी पीठ का होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि इसीलिए इस बड़ी पीठ का गठन किया गया, जिसने अपना फैसला जनवरी 24 में सुरक्षित रखा और इसे कल सुनाया गया। तो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसमें हमने कहा कि एससी और एसटी के आरक्षण में कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि लंबे समय से ऐसे बदलाव की मांग चल रही थी, लेकिन मैंने कहा कि सरकारी वोट बैंक के कारण कोई ऐसा अहम फैसला नहीं ले पाती है, राजनीतिक दल इस प्रकार के फैसले नहीं ले पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो कल मार्गदर्शन है, अब इसको लागू करने का काम जो होगा वो सरकारों का ही होगा। ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि सरकार इसको किस प्रकार से लागू कर पाती हैं। सरकार इसका क्रियान्वयन सही तरीके से कर भी सकती है, नहीं भी। हालांकि दुरुपयोग की बात करें तो दुरुपयोग सरकारें इसका बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हैं। इसलिए नहीं कर सकती हैं कि एससी का आरक्षण एससी के ही लोगों को देना है, ना कि इसमें आरक्षण को कम कर सकते हैं, ना ही मैंने कहा दूसरी जातियों को इसमें शामिल कर सकते। एससी को एक समूह माना गया, एसटी को एक समूह माना गया, एससी और एसटी की ही जातियों को आरक्षण देने की बात की गई है। तो किसी प्रकार के दुरुपयोग होने की हालांकि संभावना इसमें बहुत कम है, और न ही कोई इसको इस प्रकार से जोड़ समझे, न प्रचारित करें कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है आरक्षण समाप्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण समाप्त होने की बात कहीं पर भी उल्लेखित नहीं की है। सिर्फ यही कहा है कि आज भी अगर 75 साल स्वतंत्रता के 75 साल बाद मैंने कहा कि अगर भारत की आबादी का एक हिस्सा मुख्य धारा से अगर कटा हुआ है तो उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए, और एक समूह के रूप में कई जातियां, कई लोग जो हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं, कई पीछे रह गए हैं, तो एक साथ वो नहीं ला सकते हैं, समरूपता नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको अलग से रिजर्वेशन, उसी कैटेगरी में अलग से विशेष आरक्षण देकर उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को। कल से मेरे को विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि सर ये क्या फैसला है, कैसे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं एक छोटे से सेशन के माध्यम से आप लोगों से इस मामले में अवगत रहूँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारा एक श्रृंखला चलेगी इस यूट्यूब पे, जिसमें हम मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों तीनों को लेकर लगातार क्लासेस लेंगे, और श्रृंखला 2-4 दिन में मैं वापस शुरू करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।